हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने पसंद का कॉलेज मिल गया होगा या फिर पसंद का कोर्स मिल गया होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 ऑप्शन चूज कर रखे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहें उन्हें अभी तक अपनी पसंद का कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोर्स में एडमिशन नहीं मिला होगा। तो आज का वीडियो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास अभी भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं या फिर उनमें से वो कुछ चूज नहीं कर पा रहे हैं हमारे लिए बेस्ट कौन सा होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब आईपी यूनिवर्सिटी जो है, जो दिल्ली की सेकंड मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, उसमें भी एडमिशन लगभग कंप्लीट ही हो चुके हैं। इसीलिए एक लास्ट एंड फाइनल राउंड रखा गया है, यानी कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग के राउंड हैं और जो स्पॉट राउंड हुए हैं उनके बाद लास्ट एंड फाइनल जो है वो ऑफलाइन राउंड रखा गया है। यानी जो भी सीट्स वेकेंट हैं उनके लिए आपको एक तरह का ऑन द स्पॉट एडमिशन मिलने वाला है। अगर आप भी सिचुएशन में हैं जो आप कंफ्यूजन अगर फील कर रहे हैं या फिर उस कोर्सेज के बारे में अगर आपको श्योरिटी नहीं है और दिल्ली के आसपास ही रहने वाले हैं आप, तो आपको इस राउंड में ज़रूर विजिट करना चाहिए ताकि एग्जैक्ट सिनेरियो से आप वाकिफ हो पाएंगे और अपना डिसीजन जो है, अपना कॉल जो है एक बेटर तरीके से ले पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जहां पे ये सारी चीजें मेंशन है, कुछ स्पेशल डेट्स मेंशन है और आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है वो भी इसमें बताया गया है। तो फटाफट बिना वक्त गवाएं चलते हैं आगे के नोटिफिकेशन की तरफ। तो आईपीयू के नोटिफिकेशन में जो ऑफलाइन काउंसलिंग यानी ऑफलाइन का जो लास्ट राउंड रखा गया है वो रखा गया है इन सारे कोर्सेज के लिए, जिन्हें मैं हाईलाइट करके बता देता हूं अभी। शेड्यूल फॉर स्पेशल राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर यूजी कोर्सेज। कौन कौन से यूजी कोर्सेज के लिए रखा गया है? नेमली बीसीए, बीबीए, 5 ईयर बीबीए, यानी कि बीसीए जो है कोर्स है आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए कोर्स के लिए, 5 ईयर बीबीए के लिए, एमबीए जो इंटीग्रेटेड है, बीए इंग्लिश के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एलएलबी, बीए इकोनॉमिक्स, बीकॉम, बीटेक, लेटरल एंट्री बीटेक, होटल मैनेजमेंट, बीएससी एमआईटी, बीएस पैकिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी योगा एंड बी फार्मा। इन सभी कोर्सेज के लिए जो है स्पॉट राउंड रखा गया है जो वेकेंट सीट हैं उनके लिए। अब ये जो स्पॉट राउंड होने वाला है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्हें या तो सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन लेना है या फिर जो आईपीयू का अपना सेपरेट एग्जाम हुआ था सीईटी उसके बेसिस पे एडमिशन लेना है, या कोई नेशनल लेवल टेस्ट है उसके बेसिस पे एडमिशन लेना है। तो इसकी डिटेल्स उन्होंने मेंशन की है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं और किसको उसमें प्रायोरिटी मिलने वाली है और इसकी डेट्स जो है वो क्या क्या होने वाली हैं। तो फर्दर जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्हें कहना है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द कैंडिडेट्स दैट द स्पेशल राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग विल बी कैरिड आउट फॉर द सीट्स रिमेन्ड वेकेंट, यानी जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा के जरिए एडमिशन ले लिया है या फिर जो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी आईपीयू की उसके थ्रू एडमिशन ले लिया है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। जिनको किसी भी तरह एडमिशन नहीं मिला है या जिन्होंने एडमिशन विड्रॉ कर लिया था या और किसी रीजन से अगर उनका एडमिशन नहीं हुआ है अब तक, तो वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी सीट्स रिमेन वेकेंट आफ्टर रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द स्पॉट राउंड 2, यानी कि स्पॉट राउंड 2 भी जो है वो ओवर हो चुका है। उसके बाद जो सीट्स रिमेंड हैं उसके लिए ये राउंड रखा गया है। विड्रॉल ऑफ एडमिशन, किसी का एडमिशन विड्रॉ हो गया है, कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड सीट्स, अनअलॉटेड सीट्स, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स इन देयर रेस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेजेस। यानी कि कहने का मतलब यह है जिस भी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है अपनी इच्छा से या अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया है या फिजिकल रिपोर्ट नहीं किया है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी कारण से अगर एडमिशन कैंसिल हो गया है उसका, लेकिन वो अभी इच्छुक है इसमें पार्टिसिपेट करने का, तो वो एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे Who is eligible to participate in special round of offline counseling? Special round of offline counseling will be conducted only for not admitted candidates। जिन्होंने एक बार एडमिशन ले लिया है और अभी तक विड्रॉ नहीं किया है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स इन वेरियस प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25। नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स आर दोज कैंडिडेट्स who have not been allotted any seat in any round of online or offline counseling or who have not paid the requisite fee for the college or who have not reported in any round of the online or offline counseling or who have withdrawn their admission।
सो बी इट एनी रीजन आपका एडमिशन आईपीयू में नहीं है तो आप इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। फाइनल जो उन्होंने बताया वो ये बताया, इट इज implied that, यानी इन सारी बातों का सारांश ये है that the candidate should not be in possession of a seat in that particular program where one is desirous of seeking admission at the time of counseling। यानी जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका उस पर्टिकुलर कोर्स में जो है ऑलरेडी एडमिशन नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ CUET मेरिट एंड पेड द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 2000, यानी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस पे करी है या नहीं करी है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। देखा है ना, हु इज एलिजिबल, जिनको एडमिशन नहीं मिला है, जिन्होंने CUET के थ्रू एडमिशन लेना है पर अभी तक रजिस्ट्रेशन फी पे की है या नहीं की है, वो एलिजिबल हैं। और उसके अलावा उन्होंने बताया है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन मैनेजमेंट कोटा इन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी कंसिडर्ड इन द स्पेशल राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले लिया है वो सभी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। शैल नॉट बी कंसिडर्ड इन द स्पेशल राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग, वो यहाँ एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स की बात करें तो अलॉटमेंट ऑफ सीट शैल बी कैरिड आउट इररेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन एंड कैटेगरी ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है ना, तो अलॉटमेंट ऑफ सीट शैल बी कंसिडर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन एंड कैटेगरी ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है ना, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आपकी बार जो इनका एडमिशन होने वाला है वो ऑल इंडिया बेसिस पे होने वाला है और उसमें कोई भी कैटेगरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। आप किसी भी कैटेगरी से हो, दिल्ली से हो, आउटसाइड दिल्ली से हो या और पर्टिकुलर SC ST या और कोई जो बाइफर्केशन गिवन है कैटेगरीज के, वो यहाँ पे मैटर नहीं करेंगे। अलॉटमेंट ऑफ सीट शैल बी इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ एप्लीकेबल CET एंड CUET, यानी कि पहले जो प्रायोरिटी इनके अकॉर्डिंग की गई है वो CET या नेशनल लेवल टेस्ट गिवन की है और उसके बाद सीट जो बचेंगी वो CUET के थ्रू फिल की जाएंगी, लेकिन उसमें जो आपका जो कोटा वगैरह कैटेगरी वो मेंशन नहीं की जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू रेस्पेक्टिव NLT और CET विच इज एप्लीकेबल। यानी अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम नेशनल लेवल का था तो यानी कि फॉर एग्जांपल IIT के बेस पे एडमिशन हो रहा है बीटेक में तो प्रायोरिटी NLT को दी जाएगी, उसके बाद CUET अगर थ्रू है तो उसको दी जाएगी। कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप ऑफ वेकेंट सीट्स आफ्टर एग्जॉस्टिंग CET और NLT एप्लीकेंट्स द रिमेनिंग सीट्स विल बी ऑफर्ड टू द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि CUET के बेसिस पे होने वाला है। तो पहली प्रायोरिटी CUET NLT को दी जाएगी और जो सेकंड प्रायोरिटी है वो आपको CUET को दी जाएगी। The conduct of special round of offline counseling is to facilitate those candidates only who have not been able to get admission for certain reasons in the online counseling process held so far। यानी किसी भी कारणवश अगर उनको अभी तक IPU में एडमिशन नहीं मिला है and they are still desirous to take admission in IPU, they are eligible for this round. During the special round of offline counseling, the university shall ensure that allotment of seats in respective program in any यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट इज प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस। यानी कि यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो आपके रैंक के बेसिस पे ही होगा और किसी बेसिस पे नहीं होना चाहिए। एंड इन अकॉर्डेंस विद द कट ऑफ रैंक डिटरमिन्ड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ द रेस्पेक्टिव कॉलेज टू एंश्योर नो रैंक वायलेशन विद रेस्पेक्ट टू एडमिटेड कैंडिडेट्स। यानी कि जो है जो आपका ये प्रोसेस होना चाहिए एकदम फेयर होना चाहिए, जो आपकी रैंक है उसे अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलने चाहिए। It will also be sole responsibility of the candidate to ascertain and make sure that he or she possesses the requisite eligibility and qualification prescribed for admission in various programs। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको प्रोसेस रखा जाएगा उसको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट गिवन है यहाँ पे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट जो पर्टिकुलर फीस का है वो आपके पास रेडी होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और आपका किसी भी फॉर्म में जो है ऑलरेडी एडमिशन नहीं होना चाहिए IPU में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन बताई है यहाँ पे, कॉलेज वंस अलॉटेड इन दिस राउंड ऑफ फॉलोइंग विल नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली। भैया जैसे कि इसमें अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होगा या और कोई प्रायोरिटी ऑप्शन नहीं होगा। एक बार आपको कोई कॉलेज और कोर्स मिल गया है तो इसका मतलब ये है यू हैव टू स्टिक टू दैट, वो आपका फाइनल कॉल होने वाला है। उसके बाद और कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा और कुछ भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना, विल नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली। फी टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है आप काउंसलिंग में चले गए, आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिए, मैं फीस बाद में कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको DD जो है, डिमांड ड्राफ्ट जो है वो रेडी करके ले जाना होगा और आपको कॉलेज अगर मिल जाता है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, कोई कोर्स मिल जाता है तो उस केस में आपको DD सबमिट करना होगा ऑन द स्पॉट ही वहां पे, ताकि आपकी सीट जो है वो तुरंत वहां पे सिक्योर हो जाएगी। ठीक है ना, और किसके नाम से DD बनवाना है वो बताया, रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से आपको जो है वो बनाना है, पेएबल एट दिल्ली।
ठीक है, आप कौन कौन यहाँ पे देखते हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स अपीयरिंग ऑन द मेरिट रिस्पेक्टिव ऑफ सीईटी एनएलटी। ठीक है, तो यहाँ पे इनको इतनी फीस पे करनी होगी। कैंडिडेट्स अपीयरिंग ऑन द मेरिट ऑफ सीयूईटी हु हैड रजिस्टर्ड एंड पेड द एप्लीकेशन फी, यानी ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है और अपने सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन देख रहे हैं, तो उनको सिर्फ 96,000 पे करना होगा। और इसके अलावा जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन देख रहे हैं लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस अमाउंट पे नहीं किया 2500 की, तो उनको 96,000 प्लस 2500 जो है उसको जो है इतना अमाउंट वहां पे करना होगा। अब उन्होंने ऐसा बताया है कि पार्ट एकेडमिक फी विल नॉट बी 60,000, विल बी 60,000 इंस्टेड ऑफ 96,000 इन केस ऑफ प्रोग्राम बीएड एंड बीएड, यानी ये दो कोर्सेज हैं बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन, उनके लिए 60,000 है, बाकी सब कोर्सेज के लिए 96,000 ही जो है पार्ट एकेडमिक फी होने वाली है। आपको जो है अभी पार्ट एकेडमिक फी ही पे करनी होगी और जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपकी जो बैलेंस फी निकल के आएगी वो आपको उस टाइम कॉलेज में ही पे करनी होगी। अच्छा, एक कॉमन डाउट और आ सकता है स्टूडेंट्स का कि पहले मैंने आईपीयू में एडमिशन लिया था और बाद में मैंने पार्ट एकेडमिक फी जो है वो पे कर दी है, अब मुझे उसके बाद एडमिशन जो है वो विड्रॉ करना है, तो क्या मेरी फी उसमें एडजस्ट नहीं हो जाएगी? मतलब एक तरफ तो मुझे रिफंड मिलना है और एक तरफ मुझे फी पे करनी है, तो दोनों मतलब इधर से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आईपीयू कहता है ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। जो रिफंड का प्रोसेस है, जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो एकदम डिफरेंट है, वो बाद में आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन इस टाइम जो है अगर आप एडमिशन लेते हैं, ऑन द स्पॉट एडमिशन लेते हैं, तो इस केस में आपको पार्ट एकेडमिक फी जो है वो तुरंत ही वहां पे करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो केस रहेगा कि वो फी एडजस्टमेंट वाला वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। It is mandatory to bring the demand draft of applicable fee as detailed above at the time of counseling. It is important to note that the candidates who had submitted a fee of 96,000 or 60,000 consequent upon the allotment of seat in the online rounds but subsequently withdrawn, यानी का मतलब यही है कि पहले आपने एडमिशन लिया, उसके बाद एडमिशन विड्रॉ कर लिया, यानी फी रिफंड लेना चाहा, तो क्या फी मेरी एडजस्ट हो जाएगी? तो उन्होंने कहा है ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। फाइनल कंक्लूजन उनका यही है, इट इज इम्प्लाइड that the fee paid will not be adjusted in this special round of offline counseling. Hence, it is mandatory to bring the bank draft at the time of counseling. ठीक है ना, तो एडजस्टमेंट नहीं होगा, आपको बैंक ड्राफ्ट लेके आना होगा। The candidate will write, importantly, the candidate will write his or her name, date of admission, phone number, address, mobile number, name of the program, CET, NLT, CUT, rank and roll number on the back of the bank demand draft. ठीक है ना, बैलेंस फी शैल बी पेड बाय द कैंडिडेट एट द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी और द जो आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट है वहां आपको बैलेंस फी पे करनी होगी। उन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं। सो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास रेडी होंगे क्योंकि आप बहुत सारे जो है एडमिशन के लिए ऑलमोस्ट तैयार होंगे और डॉक्यूमेंट्स में तो मुझे नहीं लगता कि मुझे डिटेल बताने की जरूरत है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से रेडी होने वाले हैं आपके। अब उन्होंने ये बताया है कि जो आपकी डेट्स क्या क्या होने वाली हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने बताया अगर आप बीसीए के लिए बात करते हैं तो बीसीए के लिए उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि इनके जो काउंसलिंग होने वाली है ये कैंपस में होने वाली है, द्वारका कैंपस में जो दिल्ली में ही है, सी ब्लॉक में 3 सितंबर को 3 सितंबर को कोर्स उन्होंने बताया है। और उन्होंने ये बताया है कि जो पहले है बीसीए वो सीईटी के बेसिस पे होगा, यानी जो सीईटी के 3 एडमिशन लेने वाले हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और उनकी काउंसलिंग जो है वो 3 तारीख को सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। जिनकी रैंक यानी 1 से ऊपर, यानी जिन्होंने सीईटी का एडमिशन एग्जाम दिया है आईपीयू सीईटी का, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अब जब ये सीट्स फिल हो जाएंगी फिर जो सीट्स वैकेंट बचेंगी उनके बाद में सीयूईटी का नंबर आने वाला है। तो सीयूईटी की रैंक की अगर हम बात करें जो 1 to 300 है, जो 1 to 300 है उनकी 2 बजे से होगी, 300 1 to 600 10 बजे से होगी। वेन्यू ने बताया हुआ है, पर यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है सीयूटी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स whose name appeared in the merit list, यानी कि जिन्होंने सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहा है और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं अपने आप को, तो वो सब यहाँ पे डिटेल मेंशन है। तो ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट डेट्स जो है और डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बीसीए का बताया हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने बीए एलएलबी का बताया हुआ है यहाँ पे, फिर बीए इंग्लिश के लिए बताया हुआ है, फिर बीए जर्नलिज्म एंड मास कॉम के लिए बताया हुआ है। तो उन्होंने डेट्स ही बताई हुई है किस किस डेट्स को होने वाला है। तो 12 तारीख तक तो ये कैलेंडर है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अगेन ये जो है 2 तारीख से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो बीएससी एमआईटी के लिए है, फिर उसके बाद बीटेक के लिए है, उसके बाद बीए इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के लिए है। तो उन्होंने ये डेट्स यहाँ पे ये मेंशन की हुई हैं।
फिर यहाँ पे और भी डिफरेंट, जैसे बीकॉम ऑनर्स की बात करें, ये कोर्स यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं। बीएससी योगा की बात करी हुई है, बीटेक लेटरल एंट्री की यहाँ पे उन्होंने बात की हुई है, फिर बीबीए की उन्होंने बात की हुई है। बीपीए आईपीयू का बहुत ही पॉपुलर एक यूजी कोर्स है, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन इसी कोर्स में होते हैं आफ्टर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए 6 तारीख से जो है आपका बीबीए के जो है सीयूईटी में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो सीयूईटी बीबीए में पहले सीईटी के थ्रू बेसिस पे एडमिशन होने वाला है, वो 10 बजे से होने वाला है 6 तारीख से, और जो 2 बजे से है वो आपका सीयूईटी के थ्रू जिन्होंने रजिस्टर किया है आईपीयू पे, उनका एडमिशन यहाँ पे होने वाला है। तो इस तरह से ये आपका आईपीयू का जो है वो लास्ट राउंड होने वाला है, जो इसमें स्पॉट राउंड पे एडमिशन होगा। इसके बाद और किसी भी तरीके से एडमिशन नहीं लिया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि तब तक आपको डीयू की या और किसी यूनिवर्सिटी की क्लैरिटी होने वाली है, कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। तो आपके सामने क्या है, एक तरह से सारे ताश के पत्ते खुले हुए होंगे, और जो आपको डिसीजन लेना है तब तक आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा, और तब तक आप अपना जो है फैसला एकदम क्लियरली ले पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको कंफ्यूजन होता है कि मुझे इस कॉलेज में ये कोर्स मिल रहा है, इस कॉलेज में ये कोर्स मिल रहा है, मेरे लिए क्या सूटेबल है, तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है और आपको जरूर इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कंप्लीट जो लगभग 1-1.5 महीने से प्रोसेस चल रहा है, उसमें सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज उनको मिल रहा है, कौन सा कोर्स मिल रहा है, और अपना कॉल इस टाइम पे वो इजीली ले सकते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाइप है वो सिर्फ एक बहुत ज़्यादा हाइप्ड है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपको उसके टॉप 10-12 कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो डेफिनेटली इट्स वर्थ। लेकिन जो बाकी कॉलेजेस हैं उनमें सिर्फ डीयू के टैग के कारण एडमिशन लेना वर्थ नहीं है। आपको वहाँ अपना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं मिलता है, वहाँ स्किल्स नहीं मिलती हैं, वहाँ एक्टिविटीज़ नहीं मिल सकती हैं, वहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो सिर्फ डीयू के टैग के लिए एडमिशन लेना वर्थ नहीं है। अल्टीमेटली आपको ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी सर्च करनी होगी जहां वो उनसे बेटर हो, जहां अपने आप को निखार कर सके, अपनी स्किल्स जो है वो आप जो है डेवलप कर सकें, वहां अच्छे प्लेसमेंट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैसिलिटीज हो, लाइब्रेरी हो, फैकल्टीज हो, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। तो इन सब के बेसिस पे आपको एडमिशन लेना चाहिए। सिर्फ एक पैमाना, एक पैरामीटर, एक ही बेसिस के वो डीयू है, एडमिशन लेना फ्यूचर टाइम में वर्थ नहीं होगा। थिंग्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली, आपने देखा ही होगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। वो टाइम बहुत जल्दी जाने वाला है जब आदमी सोचता है कि यार ग्रेजुएशन ही तो करनी है, कहीं से कर लो। अल्टीमेटली जो आपको प्लेसमेंट मिलने वाला है या फिर आगे करियर बनने वाला है वो पोस्ट ग्रेजुएशन से ही मिलने वाला है। ये दिन आप जाने वाले हैं। आप 12th के बाद जो कोर्स करने वाले हैं वो आपको फर्स्ट स्टेप होने वाला है अपने करियर का। ऐसा नहीं है वो सिर्फ आप सेक ऑफ डिग्री कर लेंगे और जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप MBA करें, चाहे CFA करें और भी कोई कोर्स करें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेजुएशन में ही आपके बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होने वाले हैं, ग्रेजुएशन ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको एडमिशन लेना चाहिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। विश यू गुड लक। थैंक यू।